तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें एक खूबसूरत गार्डन दिखाया जाता है। उसके अंदर सुंदर फूलों की क्यारियां पानी में चमक रही थी। बर्ड्स प्यारी आवाजें निकाल रहे थे। उस प्यारे माहौल के बीच आर्या धीरे धीरे चल रही थी। हाल ही में उसने एक न्यू हॉबी अपनाई थी। वो आसमान की तरफ देख अंदाजा लगाती है टाइम बस हो ही गया है, और तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ऊपर एक मैसेंजर पिजन अपने मुंह में एक सुंदर फूल पकड़े आ रहा था। आर्या अपना हाथ हल्का सा आगे बढ़ाती है। उसकी चोंच में पकड़े फूल को देख उसे लगता है कि वो एक लेटर है, लेकिन जब पिजन उसके पास आता है तब उसे एहसास होता है कि वो एक फूल ही है। ये वो टाइम था जब डचेस ने अपनी लिखने की स्ट्रेंथ खो दी थी। आर्या धीरे से हाथ बढ़ाकर पिजन की चोंच से फूल निकाल लेती है। हल्की सी उसे अपने पास लाते हुए सोचती है, मुझे लगता है उनकी हालत फिर से खराब होने वाली है। तभी पिजन अचानक उड़ जाता है। आर्या सोचती है कि अचानक ये उड़ क्यों गया। खैर, वो इसलिए था क्योंकि उस बेचारे को लॉयड और उसका पैंथर दिख गए थे। आर्या उसे देख सोचती है, क्या वो मुझे दोबारा भगाने आया है। तभी पैंथर धीरे से आर्या के पास जाता है। आर्या उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए सोचती है, ये बिल्कुल लॉयड के बालों के रंग जैसा है। वो उसे छू पाती उससे पहले ही पैंथर उससे दूर हो जाता है। आर्या उसे फिर से छूती है, लेकिन वो फिर से उससे दूर हो जाता है। वो उसे देखते हुए सोचती है, ये डॉग्स और वुल्फ से बहुत अलग है। वो खुद मेरे पास आया, लेकिन अब मेरे टच से बच रहा है। मुझे क्या करना चाहिए। लॉयड तो उसे हैरानी से देख सोचता है, आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। और वहां आर्या बेचारी बार बार उस पैंथर को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैंथर उसे खुद को छूने ही नहीं दे रहा था। तभी लॉयड थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, मैंने सुना कि तुमने उस अथॉरिटी का यूज ही नहीं किया जो मैंने तुम्हें दी थी, और अब तुम्हारे पास वो नहीं है। लेकिन फिर उसकी भौएं सिकुड़ जाती हैं। वो आर्या को घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बिना पैसे और घर के निकाला जा रहा था, इसीलिए तुम नहीं गई। लेकिन आर्या बस उसे इग्नोर करती है और पैंथर के साथ ही लगी रहती है। और अब तो पैंथर भी उससे इरिटेट हो गया था। आर्या उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी लॉयड उसे स्लो मोशन में रुकने को बोलता है। पर वो स्लो मोशन कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाता है और पैंथर आर्या के हाथ पर मार देता है। लेकिन आर्या बिना किसी खास एक्सप्रेशन के सोचती है, खैर मेरी हड्डी नहीं टूटी है, फॉर्चुनेटली बस मोच आई है, क्योंकि वो चूक गया था। तभी लॉयड जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन दोनों की आंखें मिलती हैं। आर्या सोचती है, आखिर वो मेरे इतना करीब कब आ गया। लेकिन तभी उस रोमांटिक माहौल को खराब करते हुए लॉयड बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो। तुम किसी बीस्ट को कैसे टच कर सकती हो। लेकिन हमारी आर्या कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती रहती है। लॉयड अपना सर पकड़ लेता है, मानो सोच रहा हो, हे भगवान, ये किस बला को मेरे साथ बांध दिया। तभी वो उसका हाथ मांग लेता है, मतलब शादी के लिए नहीं, उसकी चोट देखने के लिए। फिर खुद ही ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, आखिर वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। क्या उसे लगता है ऐसी किसी को भी अपना हाथ दे देना सही है। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, रिडिकुलस। कुछ ही देर में हम देखते हैं लॉयड ने आर्या की मलहम पट्टी कर दी थी। खैर, ये मुझे कहीं से भी मलहम पट्टी नहीं लग रही है। आर्या सोचती है, लेकिन मेरी हड्डी तो टूटी ही नहीं थी। तभी लॉयड हमेशा की तरह चिढ़ते हुए बोलता है, कितनी वीक हो, क्या ये तुम्हारी एक और चाल है। आर्या मासूम सी शक्ल बनाकर अपने लिप्स मूव करती है। क्या चाल। लॉयड बोलता है, हाँ, जब भी मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ तुम्हें चोट लग जाती है। आर्या हैरान होकर लिप्स मूव करती है, लेकिन ये चाल कैसे हुई। इस पर लॉयड बोलता है, क्या तुम्हारा प्लान मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने का है। और यही वो फंस गया। आर्या बोलती है, तो क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो। लॉयड फ्लिंच होता है और अपना मुंह फेर कर बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओ तो इस बार सच में निकल जाना। इस पर आर्या कुछ नहीं बोलती और बस उसे घूरती रहती है। लॉयड बोलता है, ऐसा क्यों घूर रही हो। इस पर आर्या बोलती है, वो पैंथर अपने मास्टर को रिजेंबल करता है। और उसकी इस बात से पैंथर भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। लॉयड वहां से जाते हुए बोलता है, खैर, उस तरफ डॉक्टर है, इलाज करवा लेना। आर्या उसे देखती है, फिर स्माइल कर सोचती है, लॉयड, तुम सच में बहुत जेनरस हो। फिर हमें अगले दिन लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। आर्या अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी।
फिर बताया जाता है कि सायरन के सॉन्ग्स 7 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लेकिन अगर इन्हें और डिवाइड किया जाए तो इनकी कोई गिनती ही नहीं है। सॉन्ग ऑफ पीस, सॉन्ग ऑफ लाइफ, सॉन्ग ऑफ सेडक्शन, सॉन्ग ऑफ स्वीट स्लीप, सॉन्ग ऑफ ओब्लिवियन, सॉन्ग ऑफ हीलिंग और सॉन्ग ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी आर्या को अचानक अपने सीने में तेज दर्द होता है और वो अचानक स्टेयर से नीचे फिसल जाती है। वो बहुत परेशान होकर सोचती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे मैं कितना भी खा लूं, कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, लेकिन मैं सॉन्ग ऑफ हीलिंग और सॉन्ग ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं गा पा रही। मैं बाकी के सॉन्ग्स गा सकती हूँ, लेकिन आखिर कब तक मैं उन 2 सॉन्ग्स को गा पाऊंगी? पिछली लाइफ में मैंने 14 की उम्र में इन्हें गाया था। अगर मैं बहुत प्रैक्टिस करूं तो भी मैं सिर्फ इसका टाइम 2 साल कम कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले ही डचेस मर जाएगी। वो थककर लेट जाती है। आर्या थोड़ी हताश होकर सोचती है, क्योंकि मैं एक बार इसमें कामयाब हो चुकी थी तो मुझे लगा कि अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं इसमें दोबारा कामयाब हो जाऊंगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? तभी आर्या के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है, जिसे वो झट से उठकर सोचती है, हाँ सही है, इल्यूजन बैरियर। जो कोई भी इतना बड़ा बैरियर मैनेज कर पा रहा था, उसका अपनी एनर्जी पर ग्रेट कंट्रोल होगा। जैसा कि सबके पास एनर्जी सेम होती है, तो उसके पास मुझसे भी बेहतर टैलेंट होना चाहिए। वो वहां से जाते हुए सोचती है, उसमें किस तरह की एनर्जी होगी? मेरे लिए वो बिल्कुल एक नई एनर्जी होने वाली है। वो हॉलवे से सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी किसी से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके साथ ही सारे पेपर्स भी बिखर जाते हैं। आर्या हैरानी से सोचती है, ये सब क्या है? तभी उसकी नज़र एक पेपर पर जाती है। तभी वो आदमी गुस्से में बोलता है, अरे क्या तुम्हें नहीं पता आंखें देखने के लिए होती हैं? लेकिन आर्या का फेस देख वो घबरा कर बोलता है, अरे मिस, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? आर्या पूछती है, तुम कौन सा नमूना हो? वो आदमी बोलता है, मैं राइसन स्ट्यूअर्ट हूँ। आर्या उसे शक भरी आंखों से देखती है और पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर स्ट्यूअर्ट हंसकर बोलता है, मैं बस स्क्राइब्स के रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आर्या खड़ी होती है, सोचती है, सिचुएशन को देखते हुए ये इतना अजीब भी नहीं लग रहा है। तभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर जाने लगता है। आर्या को देख सोचता है, आखिर वो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या उसने इस पेपर पर लिखा पढ़ लिया? और ये सोचकर तो उसकी फट जाती है। और पेपर में क्या था, इस बारे में हमें नहीं बताया जाता है। लेकिन फिर वो खुद को दिलासा देते हुए ममा करता हुआ जाने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर वो कैसे 10 सेकंड में ये पढ़ सकती है? वो अभी यंग है, लेकिन उसमें मैनर्स की कमी है, बिना किसी परवाह की घूम रही है। लेकिन एक बात, जब डचेस मर जाएगी तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आर्या उसे अभी भी जाते हुए देख रही थी। वो सोचती है, मुझे इसके लिए कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे समझ आ रहा है, आखिर विंसेंट लॉ की बुक्स क्यों पढ़ता रहता है। क्या वो लोग इसके पीछे हैं? वो विंडो के पास जाती है और सिटी बजाती है। उसकी सिटी की आवाज़ से कई बर्ड्स वहाँ आ जाते हैं। आर्या स्टुअर्ट की तरफ इशारा करती है और सारे बर्ड्स जाकर उसे चोंच मारने लगते हैं। स्टुअर्ट चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? आखिर इन पिजन्स को क्या हुआ? तभी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बिखर जाते हैं, जिससे स्टुअर्ट की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पागल कबूतरों, एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, मैं तुमसे कबूतर बिरयानी बनाऊंगा। आर्या उसे देखती है और पलटकर जाते हुए सोचती है, मुझे जल्दी से जल्दी उस बैरियर वाले पर्सन को ढूंढना होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इधर उधर उसके बारे में पूछूं। और तभी उसके सामने वही डॉग आ जाता है। आर्या उसे पेट करते हुए बोलती है, हाय सिल्वा, बहुत दिनों बाद मिले। ओहो, सिल्वा नाम रख दिया डॉग का। तभी वो बड़े ही प्यार से पूछती है, आखिर तुम्हारे मास्टर के बाद सबसे स्ट्रांग कौन है? सिल्वर वुफ करता है। आर्या बोलती है, नहीं लॉयड नहीं, उसके बाद। सिल्वर फिर से वुफ करता है। आर्या बोलती है, और मेरे बाद? तभी सिल्वर खुश होकर फिर से वुफ करता है। आर्या जैसे उसकी बात समझ गई हो, वो बोलती है, तो मुझे उसके पास ले चलो। कुछ ही देर में वो एक टावर के पास पहुंच जाते हैं। आर्या टावर को देख सोचती है, ग्रैंड डची में 2 मीनार हैं, उनमें से ये ईस्टर्न टावर का सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, तो ये वही जगह है जहां वो आदमी रहता है। आर्या हल्की सी डोर पर नॉक करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आर्या सोचती है, अरे ये क्या, मुझे अंदर से किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, लेकिन शायद वो बिन बुलाए मेहमानों को चाय नाश्ता करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वो डोर का हैंडल पकड़ती है और सिल्वर को देखती है। सिल्वर जैसे समझ गया हो, वो हल्का सा पीछे होता है और सीधा दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा टूटते ही धूल फैल जाती है। आर्या सोचती है, ये तो पूरी तरह टूट गया। तभी सिल्वर उसके पास आकर वुफ करता है
मानो अपने काम का रिवॉर्ड मांग रहा हो। आर्या उसे पेट कर बोलती है, गुड जॉब। तभी एक आदमी आगे आते हुए गाली देता है। आर्या उसे देख सोचती है, हाँ, क्या उसने अभी हमें गाली दी? वो आदमी बोलता है, क्या तुमने डोर तोड़ दिया क्योंकि मैंने यहाँ ना होने का नाटक किया था? हिज हाइनेस लॉयड भी पहले ऐसे ही थे। इसलिए तो कहते हैं, एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं। वैलेंटाइन में आपका स्वागत है। आर्या लिखती है, सॉरी, मैं आपसे सच में मिलना चाहती थी। कलिन अनॉयड होके बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ का स्पेलकास्टर कलिन हूँ। आर्या उसे सरप्राइज से देखती है और सोचती है, दूसरों की मैजिक पावर बोरो करना इलीगल होता है। मुझे लगता है ये लॉ वैलेंटाइन पर लागू नहीं होता। एक कानून तोड़ने वाला यहाँ आराम से रह रहा है, वो सच में डीमन कैसल को सूट करता है। कैलिन तो उसे अनॉयड होके घूर रहा था, मानो बोल रहा हो, हे भगवान, आखिर ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? वो ज़रूर मुझे दूसरे बच्चों की तरह मजिशियन कहेगी। तभी वो उसे वहाँ से निकलते हुए बोलता है, अरे रे छोटी बच्ची, नानी मुनी, ये कोई खेल का मैदान नहीं है और ना ही मैं कोई मजिशियन हूँ जो आपकी हर बात मान लूँगा। लेकिन आर्या उसका क्लोक पकड़ लेती है, जिससे कैलिन गुस्से में बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम जैसों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी आर्या उसे पेपर दिखाती है, मैं एनर्जी यूज़ करना सीखना चाहती हूँ। ये देखकर कैलिन काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगा था वो यहाँ दूसरे बच्चों की तरह नौटंकी करेगी कि मैं उसे मैजिक सिखाऊं। कैलिन बोलता है, क्या तुम्हें एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं? जैसे तुम जानती हो, एनर्जी एक ब्रॉड टर्म है जो माना, डिवाइन पावर, मैजिक पावर और मिथिकल एनर्जी जैसी पावर्स को बताती है। हर इंसान के पास एनर्जी होती है, लेकिन सब उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर किसी के पास इनफ एनर्जी ना हो तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ 100 में से एक ही एनर्जी यूज़ कर पाता है और 1000 में से सिर्फ एक ही उसे नए फॉर्म में दिखा पाता है। और मैं एक ऐसा जीनियस हूँ जो सदी में एक बार आता है। और सच बोलूँ, हाँ, ये थोड़ा डेजा व्यू जैसा लग रहा है। विंसेंट के बाद अब कैलिन भी मैं जीनियस हूँ मोड में आ गया है। आर्या उसका क्लोक पकड़ उसे रोक देती है और सीधा मुद्दे की बात करती है। यूजुअली कोर एनर्जी को फ्रीली कंट्रोल करने में कितना टाइम लगता है? कैलिन बोलता है 5 से 6 साल। आर्या सोचती है, ये बहुत लेट है। फिर वो पूछती है, क्या आप मेरा कोर फोर्सफुली ओपन कर सकते हैं? ये सुनकर कैलिन का दिमाग ही शॉक हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो कहता है, माय लेडी, लोग मर जाते हैं जब उनका खून सूख जाता है ना? आर्या हाँ में सिर हिलाती है। कैलिन बोलता है, इसी तरह अगर आपके कोर से सारी एनर्जी निकल जाए तो आप भी मर जाएंगी। आर्या फिर भी हाँ में सिर हिलाती है। कैलिन बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं होने वाली प्रिंसेस को अपनी मर्जी से मार दूंगा? ऐसी बकवास फिर मत कीजिएगा। आर्या लिखती है, तो आप कह रहे हैं कि कम टाइम में एनर्जी यूज़ करने का यही एक तरीका है ना? कैलिन हाँ बोल देता है। आर्या की आंखें चमक उठती हैं, तो तुम ये कर सकते हो ना? कैलिन थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। वो समझाता है कि कुछ लोग इस तरह रिस्की ट्रेनिंग करते हैं, उनकी रिकवरी पावर आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो बच पाते हैं। कैलिन हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुमने नो दाई सेल्फ सुना है? ये एक फेमस लाइन है। तुम्हारी एनर्जी इतनी कमज़ोर लगती है कि हैरानी होती है तुम अब तक जिंदा कैसे हो। कोर खुलते ही तुम 0.1 सेकंड में सांस लेना बंद कर दोगी। इसलिए ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। लेकिन आर्या भी बिना डरे उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। और तभी कैलिन को उसकी एनर्जी सेंस होती है। उस एनर्जी को महसूस कर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो झट से अपना हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता है। वो सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पास इतनी एनर्जी कैसे हो सकती है? फिर वो बोलता है, आखिर तुम हो क्या चीज़? आर्या अपने कपड़ों को कस लेती है और सोचती है, मैं इसे ये छुपा नहीं सकती हूँ। वही एक इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वो बोलती है, सायरन, क्या तुम सायरन के बारे में जानते हो? इस पर कैलिन अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना जानूं। वो थोड़ा इरिटेट होके बोलता है, क्या तुम इतने टाइम से अपनी एनर्जी हाइड कर रही थी? इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मुझे कुछ तो अजीब लग ही रहा था। तुमसे इतनी कम एनर्जी सेंस हो रही थी कि मुझे लगा तुम जिंदा कैसे हो, और तुमने कहा कि तुम कोर के बारे में नहीं जानती हो। आर्या शांत रहती है और सोचती है, ये इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी पास्ट लाइफ की यादें याद है। मुझे पता है अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना और कंट्रोल करना है। मैं बस उसे कर नहीं सकती क्योंकि मेरा कोर ब्लॉक्ड है। कैलिन उसकी बात सुन पूरा परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? आर्या बस उसे कंफ्यूज होके देख रही थी। तभी वो उसका क्लोक पकड़कर बोलती है, मुझे इसे रफली कंट्रोल करना आता है। कैलिन बोलता है, तो फिर तुमने इतने टाइम तक एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया? आर्या बोलती है, मैंने बस कर लिया। कैलिन उसे घूरते हुए बोलता है, क्या बस कर लिया? आर्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। कैलिन बोलता है, तुम्हारे पास आर्टिस्टिक और डेलिकेट टैलेंट है, लेकिन जो तुम कर रही हो वो मार्शल आर्ट से कम नहीं है। आर्या बोलती है, यही एक तरीका था जिससे मैं गाना सीख सकती थी।
मैंने तब तक गाना गाया है जब तक मुझे खून की उल्टियां ना हुई। केलिन ये सुनकर रुक जाता है और सोचता है, काउंट कोटिस, जिसे रिंग मास्टर कहा जाता था, उसने ज़बरदस्ती एक सायरन को पकड़ा और उसे एक बेटी पैदा करवाई, फिर उसे बेच दिया क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो इंसानियत के सबसे बेसिक रूल्स तक फॉलो नहीं करता था। एकदम घटिया इंसान। शायद उस लड़की के साथ कभी इंसान जैसा बर्ताव ही नहीं हुआ। तभी तो सिर्फ 10 साल की बच्ची मुझसे अपना कोर ज़बरदस्ती खुलवाने की बात कर रही है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, वो कचरा इंसान तो कीड़े के रूप में पैदा होना चाहिए था। फिर वो बोलता है, चलो सवाल दोबारा पूछता हूँ, तुम मेरे पास क्यों आई हो? आर्या बोलती है, ताकि मैं अपना कोर ओपन करवा सकूं। केलिन मुंह बनाकर बोलता है, इतना इरैशनल मत बनो। अगर तुम्हारा कोर ओपन भी हो गया तो भी तुम अपनी पावर का सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। आर्या बोलती है, क्या कोई और रास्ता है जिससे मैं अपनी पावर्स का यूज़ तुरंत कर सकूं? केलिन गहरी सांस लेता है, फिर अपने आर्म्स फोल्ड करके बोलता है, खैर, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करने की इतनी जल्दी क्यों है? आर्या सोचती है, अब तक जो मैंने कहा वो शायद एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब मैं जो कहूंगी उससे वो मुझे पागल समझेगा। वो अपने कपड़े कस लेती है और बोलती है, क्योंकि मुझे फ्यूचर चेंज करना है। ये सुनकर केलिन उसे हैरानी से देखता है और बोलता है, पार्डन? आर्या बोलती है, मतलब जो होने वाला है। केलिन बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रोफेसी मिली थी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं। आर्या उसकी इस रिएक्शन से हैरान थी। वो सोचती है, क्या लोग इस बारे में क्यूरियस नहीं होते? केलिन बोलता है, फ्यूचर में चाहे जो भी हो, मैं इसे जानना नहीं चाहता और ना ही इसे बदलना चाहिए। आर्या बोलती है, क्या? केलिन बोलता है, सभी इंसानों के पास अपनी अपनी फेट होती है। आर्या सोचती है, क्या फेट? क्या उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मेरी किस्मत इस एम्पायर को ख़त्म करना नहीं है? मुझे बस दुनिया में जन्म लेने से ही इतना सब क्यों सहना पड़ा? वो बोलती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में सब भगवान की विश है? केलिन की आवाज़ शांत रहती है। वो बोलता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान है या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कुछ रूल्स और लॉज हैं। दुनिया भले ही डिसऑर्डरली लगे, लेकिन सच ये है कि सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे कॉगव्हील्स जो एक दूसरे में परफेक्टली फिट होके घूमते हैं। आर्या की आंखें हल्की झुक जाती है। केलिन आगे बोलता है, जैसे सेब लाल हैं, जैसे हिरन घास खाते हैं और लायंस हिरन खाते हैं, यही दुनिया का ऑर्डर है। और इंसान फेट नहीं बदल सकते, यही दुनिया का रूल है। फ्यूचर को चेंज करना मतलब पहले से मौजूद कॉगव्हील्स को निकाल कर नए लगाना होता है, और दुनिया को स्मूथली चलने के लिए बाकी चीज़ों को भी बदलना पड़ता है। आर्या बोलती है, क्या इसका मतलब है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग लॉज तोड़ दूं तो नए लॉज बन जाएंगे? केलिन बोलता है, हाँ, आप सही हैं। आर्या की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। केलिन आगे बोलता है, नए रूल्स आपसे ज़्यादा कीमत लेंगे और आपको जकड़ लेंगे। आर्या धीरे से बोलती है, इसका मतलब समझ आता है। अगर किसी ऐसे इंसान का टाइम वापस मोड़ दिया जाए जिसे मरना था और उसे फिर से जिंदा किया जाए, तो शायद ये नेचुरल है कि उसकी कीमत खून से चुकानी पड़े। लॉयड, मेरा सेवियर, अगर मैंने फेट नहीं बदला तो ट्रेजेडी दोबारा होगी। मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ जब मुझे पता है कि इतना काइंड इंसान पूरी तरह टूट जाएगा? लॉयड ही वो इंसान था जिसकी वजह से आर्या ने अपना बदला तक छोड़ दिया। सिर्फ उसे बचाने के लिए वो डीमन कैसल तक आ चुकी है, तो आखिर वो उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दे? लॉयड के उस दुखद फ्यूचर के बारे में सोचते ही उसके अंदर उसे बचाने की उम्मीद एक जज्बे के साथ वापस आ जाती है। वो धीरे से सोचती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आर्या कुछ सोचती है और बोलती है, कुछ तो अजीब है। केलिन पूछता है, क्या? आर्या की आवाज़ शांत होती है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है। आखिर मुझे फ्यूचर क्यों पता है? ये ऑब्वियस नहीं है क्या कि अगर मुझे फ्यूचर पता है तो मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगी? लेकिन फिर दुनिया मुझे ऐसा करने देगी ही क्यों? इस बात पर केलिन भी थोड़ा सहमत हो जाता है। आर्या की आवाज़ धीमी होती है, पर उसमें गहराई भरी होती है। मेरी विल ही मेरा फ्यूचर है। ये सुनते ही केलिन की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। आर्या अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर बोलती है, दुनिया को शायद पहले से पता था कि मैं ऐसा करूंगी, फिर भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसका मतलब है मैं ही दुनिया हूं और तुम्हें वही फॉलो करना होगा जो मैं कह रही हूं। केलिन बोलता है, रुको, लेकिन ये इर्रेशनल है।
आर्या हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, हो सकता है मैं कुछ भी चेंज ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं छोटी हूँ पर मुझे फिर भी पता है क्या सही है। अगर दुनिया गलत है तो मैं उसे बदल दूंगी। उसकी बात सुनकर कैलीन सोच में पड़ जाता है। ये क्या कर रही है? वो इतनी कैजुअली बोल रही है मानो ये सब कुछ भी ना हो। वो एक भोली बच्ची लगती है जो मानता है कि दुनिया न्यायपूर्ण है और वो अपनी स्ट्रेंथ से इसे बदल सकती है। उसकी लाइफ आसान नहीं रही होगी तो फिर वो इस दुनिया पर इतना भरोसा क्यों करती है? उसकी आवाज़ में हल्की सी नरमी आ जाती है और वो बोलता है, तो इसे प्रूव करो। आर्या उसे देख स्माइल करती है और बोलती है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो। फिर हमें एक ट्रांसपोर्टेशन स्क्रोल के बारे में बताया जाता है जिससे हम कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। कैलीन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो आर्या को घूर रहा था जिसके हाथ में वही स्क्रोल था जो आर्या ने कैलीन से ही लिया था और वो उसे लेकर काफ़ी खुश थी। कैलीन को उस स्क्रोल से बहुत लगाव था। वो बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे जैसी दिखने वाली एक डॉल बनाऊं? आर्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। कैलीन बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी लौटना होगा। मैं बाकी सबको बेवकूफ़ बना सकता हूँ लेकिन ग्रैंड ड्यूक और प्रिंस को नहीं। आर्या उन दोनों को इमेजिन करती है। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो? वो बोलती है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। कैलीन जो इन सब से काफ़ी परेशान था बोलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा कि तुम्हारे पास एक स्क्रोल है, अगर खतरा बढ़ जाए तो तुरंत लौट आना। आर्या स्क्रोल को कस लेती है। वो स्क्रोल का एक हिस्सा फाड़ देती है, लेकिन तभी सिल्वर उसकी तरफ भागकर आता है और वो दोनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कैलीन बस उन्हें हैरानी से देखता रह जाता है। आर्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। सामने डूबते हुए सूरज की लाल पीली रोशनी में ग्रासिया होली एम्पायर अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। तभी आर्या को सिल्वर की आवाज़ आती है। आर्या पीछे देखती है। सिल्वर उसे प्यार से देख रहा था, लेकिन आर्या उसे गुस्से में देखती है और सीधा उसे एक टपली मार देती है और बोलती है, मैंने कहा था ना, अचानक मेरी तरह मत दौड़ा करो, ये खतरनाक हो सकता था। ये सुनकर बेचारा सिल्वर बिल्कुल अपसेट हो जाता है। आर्या उसे प्यार से पकड़कर बोलती है, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? फिर उसे सहलाते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स। उसकी आंखें उसके लिए जेंटल हो जाती हैं। क्या वो परेशान है क्योंकि आजकल मैं पैंथर्स के ज़्यादा क्लोज हो रही हूँ? इसमें कोई शक नहीं कि पैंथर वुल्फ से ज़्यादा तेज़ होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारा है। वो उसके ऊपर बैठते हुए बोलती है, जब तुम मेरे साथ हो तो चलो। फिर वो एम्पायर की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्या सोचती है, दुनिया में अगर अंधेरा है तो रोशनी भी है। यहाँ तक कि होली एम्पायर, जिसे खुद गॉड चुनता है, वो भी एक्सेप्शन नहीं है। भले ही पोप रात भर गरीबों के लिए काम करे, लेकिन भूख से मरने वाले तो रहेंगे ही। ईस्ट के एंड में जो विलेज है उसे होली एम्पायर का लोएस्ट पॉइंट कहा जाता है। ये एक खाली बंजर ज़मीन है। एक दिन अचानक यहाँ बहुत से क्रिमिनल्स और आवारा लोग आ गए और वहीं से ये विलेज बना। आर्या विलेज में एंटर करती है। विलेज शांत था। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई राज नहीं करता था। आर्या खुद को छुपाने के लिए अपना क्लोक टाइट कर लेती है और सोचती है, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और सीधा उससे टकरा जाता है और उल्टा आर्या को ही बोलता है, अरे ओ, यहाँ वहाँ भटकना बंद करो और निकल जाओ। तभी वो उसे देख हैरान हो जाता है और इसकी शक्ल देखकर तो ये एक नंबर का शराबी और नीच आदमी लगता है। वो आर्या की तरफ देख बोलता है, तुम्हारे बालों का रंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हारा चेहरा भी अच्छा हुआ तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। ये सुनकर आर्या हैरान हो जाती है और अपना क्लोक और कस लेती है। तो आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।